तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स का एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आपने कई बार सुना होगा, यहां तक कि ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास की मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम का ये चैप्टर बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशोज हमने पढ़ी है उस पे बेस्ड है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस चैप्टर को करने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने चैप्टर कराया है वो अच्छे से समझ लें, उसमें जितनी भी रेशोज हैं वो यहाँ पे काम आने वाली है। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा सिंपल माना जाता है। सो देखते हैं आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मेनली ये चीज देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो असली दुनिया में कहां पे काम आती है। ठीक है, अब देखो कई बच्चों का डाउट होता है आप में से कि हम साइन कॉस टैन वगैरह पढ़ते हैं, हमको बचपन में बड़ा परेशान होकर इसको पढ़ना पड़ता है, हम पे जुल्म होता है, तो ये असली काम कहाँ है जिंदगी में। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपको बता देगा कि असली में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां होता है और कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका एक और नाम है सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जहां पे वो रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है, तो उस ये चैप्टर का नाम सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री भी है, आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इंट्रोडक्शन में देखिए यहां पे लिखा है पहला पॉइंट, दिस चैप्टर एनेबल्स यू टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक राइट ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड एक थ्योरी है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है राइट ट्राइंगल के ऊपर ही चलती है, और राइट ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। चलिए यहां पे मैं छोटा सा राइट ट्राइंगल बना भी देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। तो यहां पर राइट ट्राइंगल इस तरह का होता है जहां पे एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसके अलावा दो और एंगल होते हैं, लेकिन ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री से कम होते हैं हमेशा। सो यहां पर आप देखें तो ये बेस होता है और ये हाइट होती है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर बोला जाता है, चलिए पी लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिखा जाता है। लेकिन अगर एक चीज बता दूं, क्वेश्चन में अगर हाइट दी हुई है ना किसी चीज की, तो इतना याद रखना स्टूडेंट्स, हाइट ये होती है, हाइट हमेशा सीधा नापते हैं। कंफ्यूज करते मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कभी बच्चे एच और एच में, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, कभी भी टेढ़ी हाइट नहीं नापी जाती, हाइपोटेन्यूज है वो अलग चीज है। क्लियर? तो जब भी हाइट आ जाए और परपेंडिकुलर आ जाए तो समझ जाना कि वो जो चीज है वो क्या है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, चलो ये तीन चीज आपको समझ आ गई। बेस होता है नीचे, हाइपोटेन्यूज होती है सबसे लंबी वाली साइड, ये झुकी हुई होती है थोड़ी। आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स मेकिंग राइट ट्राइंगल्स। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो कई ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो राइट ट्राइंगल बनाते हैं, या कहीं नहीं भी बनाएंगे तो भी आप बना सकते हो राइट ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल देखो, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि एक बच्चा एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो आसमान में जाता हुआ एक एरोप्लेन देखता है। चलिए हो गया एरोप्लेन, ठीक है, तो ये एरोप्लेन आसमान में जा रहा है, ये बच्चा इसको देख रहा है। अब यहां पर आपको क्या पता लगाना है कि ये जो बच्चा है ये एरोप्लेन से कितनी दूर है, बच्चा एरोप्लेन से कितनी दूर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है ना? अब देखो कैसे, यहां पे कुछ चीजें आपको दी होंगी, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं दिया होगा, कुछ चीजें दी होंगी। देखिए इसको बोलते हैं एक एंगल, है ना। अच्छा, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से एंगल यूज होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। सो इसको एक एंगल बोलते हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो याद रखना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। चाहे वो कितना भी ऊपर देख रहा हो, चाहे वो पूरा पूरा अपना सर ऐसे उठा के देख ले, या चाहे अपनी हाइट से थोड़ा ऊपर देख ले, कैसे भी देख सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए अगर कोई आदमी एरोप्लेन में बैठा हुआ है
और वो जमीन पे, अब देखो एरोप्लेन पे बैठेगा तो जमीन पे लड़का तो दिखाई नहीं देगा, लड़का तो बहुत छोटा हो गया। अगर मान लो जमीन पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है तो उसको तो देख सकता है ना। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऊपर से नीचे देख रहा है तो एक और एंगल बनता है। देखो एंगल कैसे बनता है, वो एक लाइन खींचनी पड़ती है और यहां पे वो वाला एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आप अपने नोट्स में ये भी ऐड कर लीजिए। बस इतना याद रखना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब भी नीचे खड़ा होकर आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब भी ऊपर से आदमी नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इतना क्लियर। एक और चीज लिख लेना अगर आप ये लिख रहे हो तो, कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जब मैं थ्योरी आपको कराऊंगा तो समझाऊंगा। फिलहाल एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर। चलो अब हम वापस आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या दिया होगा तो आप आंसर निकाल सकते हो। देखो इसमें एक तो आपको एंगल दिया होगा, ठीक है, एक आपको एंगल दिया होगा, और दूसरा इन तीनों में से कोई भी साइड आपको अगर वो दे दे, देखो ये वाली साइड तो देंगे नहीं क्योंकि ये तो आपको आंसर में निकालना है कि बच्चा एरोप्लेन से कितनी दूर खड़ा है। ठीक है, तो दूरी तो ऐसे ही नापोगे ना, सीधी सीधी बिल्कुल। तो ये वाला तो आपको निकालना है। याद रखना, आपको ये दे सकते हैं, मान लो ये आपको दे दिया 100 मीटर, ये जो लाइन है ये 100 मीटर की लाइन है, तो आप बड़े आराम से ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, जब हम पाइथागोरस थ्योरम करते थे तो क्या करते थे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम जब करते थे तो राइट एंगल में ही लगाते थे उसको, और उसको किस लिए यूज करते थे हम, अगर तीनों में से दो साइड अगर दी हुई है, कोई सी भी दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड निकालने के लिए, है ना, लगाते थे ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता था, याद है ना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब दो साइड दी होती थी तो तीसरी साइड निकालने के लिए होती थी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी ज्यादा यूजफुल है, सिर्फ एक साइड दी हुई है, आप ये भी निकाल सकते हो ये भी निकाल सकते हो, लेकिन हाँ एक एंगल भी दिया होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो एंगल है ये दिया होगा तभी ये काम कर सकते हो। बड़े सिंपल तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक एग्जांपल यहां पे लिखा है मैंने। क्लियर। तो यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी जगह अप्लाई हो रही है। यहां पर अब मान लो सेना है ना, जो हमारे लड़ाई युद्ध वगैरह होते हैं तो उनके लिए कितनी काम की है, दुश्मनों के एरोप्लेन आते ही नहीं आते, उन पे नजर रखना, एंगल बनाना, मिसाइल्स बनाना, कितनी दूरी पर एरोप्लेन चल रहा होगा, किस एंगल पे मिसाइल जाएगी, तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होती है। उसी तरह घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जितना भी आर्किटेक्चरल वर्क होता है उसको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। क्लियर। चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूज्ड इन फाइंडिंग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एक तो ये रेशो थी। और ऊपर से याद करो एक टेबल भी बनवाया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको साइन कॉस टैन इस तरह से लिखा था और बताया था कि कॉसेक सेक और कॉट का उनसे कैसे रिलेशन होता है। तो वो बस दो टेबल आप पढ़ लोगे ना, कर लोगे चैप्टर, और कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, वो फॉर्मूला वगैरह पढ़ा था उसमें से कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बस दो पहले की एक्सरसाइज जो की थी ना हमने, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला और दूसरा वो वाला जो चार्ट किया था, ये दो चीजें पता है तो कर लोगे चैप्टर, इतना, इसीलिए इसको सिंपल बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या यूज कर सकते हो, कहां कहां यूज कर सकते हो, फाइंडिंग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि एरोप्लेन जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है ना, एरोप्लेन जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है, तो आपको ये निकालना होता है। ये देखो जमीन से तो इतनी ऊपर उड़ रहा है ना, अगर बच्चे से कितनी दूर उड़ रहा है तब तो ये निकालना होता, जमीन से कितनी ऊपर है तो ये निकालते। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पता लग गई ना आपको। उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। आपको देखो एक और चीज बताता हूं, आप बोलते होगे ना कि ये जैसे बुर्ज खलीफा आपने सुना होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, बादलों से भी ऊपर जाती है। आप सबसे टॉप फ्लोर पे देखोगे तो बादल उसके नीचे वाले किसी फ्लोर पे घूम रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज की हाइट कैसे नापे, आप खड़े होके कुतुब मीनार की हाइट नापना चाहो तो कैसे नापोगे, बताऊं कैसे। देखो
आप एक चीज समझो, मान लो ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार सीधा ही खड़ा होगा, है ना, टेढ़ा तो होगा नहीं। आप हो सकता है टेढ़े खड़े हो, लेकिन कुतुब मीनार तो हमेशा सीधा है। अब देखो, आप मान लो यहां से देख रहे हो कुतुब मीनार को, ठीक है, आप ये तो पता लगा सकते हो ना कि कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हो। मान लो आपने ये एक स्केल लेके या इंची टेप लेके आपने इसको नाप लिया कितनी दूर खड़े हो, और आपको, तो ये मान लो कि आप 50 मीटर दूर खड़े हो कुतुब मीनार से, 50 मीटर्स, और अपने दोस्त से बोलना कि थोड़ा सा दूर जाए और इस एंगल में खड़ा हो जाए, मतलब जैसे आप यहां पर हो और कुतुब मीनार उसको ऐसे दिखे, ठीक है, तो इस एंगल में यहां पे खड़ा हो जाए और एक अपने हाथ में डी ले ले। डी होता है ना प्रोटेक्टर जो होता है जिसमें एंगल्स बने होते हैं, और वो क्या करे, वो आपको आपके पैरों से, ठीक है ना, आपके जो पैर हैं वहां से जो डी होता है, देखो डी कैसा होता है, चलो आई होप आप समझ रहे होगे, मैं फिर भी बना देता हूं। तो डी को कुछ इस तरह से रखे, ठीक है ना, देखो ऐसे करके, तो यहां पर वो ये देखे कि पैरों से और इसके टॉप तक का जो एंगल है वो क्या बन रहा है, पता लग जाएगा ना, बड़ा सिंपल है, पता लगा लोगे इसको। उसके लिए थोड़ा सा बस दूर जाना पड़ेगा। अब देखो कुतुब मीनार के ऊपर नहीं चढ़ रहे हम, जो कि अलाउड भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हाइट नाप लेंगे। अब देखो, तो ये एक साइड पता है आपको, ये एंगल भी बता देगा आपका दोस्त, अगर पढ़ा लिखा होगा तो। पढ़े लिखे दोस्त को ले जाना, ठीक है ना, नहीं तो कुछ गड़बड़ करवा देगा वो। तो 60 डिग्री एंगल मान लेते हैं, उसने बताया आपको, तो इन दोनों से आप ये हाइट निकाल सकते हो। और क्या लोगे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। तो जितना भी ये इंजीनियरिंग का वर्क होता होगा, बिल्डिंग्स वगैरह का, ये हाइट वगैरह का, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये निकाल के, अब आप बोलोगे सर निकाल के दिखाओ, चलो ठीक है, फिर मैं निकाल ही देता हूं। अब देखो यहां पर ये क्या चीज है, ये बेस है, ध्यान से समझना कैसे निकाल रहा हूं। बेस है 50 और मुझे निकालना क्या है, पी निकालना है। बेस मुझे दिया हुआ है और पी निकालना है ना। पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला याद करो और बताओ कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें पी और बी साथ में आता था। याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो देखो यहां पे पी और बी आ रहा है, तो इसका मतलब टेन का प्रयोग करना है मुझे। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, टेन 60 डिग्री क्यों लगाया, क्योंकि आपके दोस्त ने बताया था 60 डिग्री का एंगल इज इक्वल टू पी बाई बी होता है या नहीं होता, होता है। टेन 60 इज इक्वल टू पी बाई बी लिख सकता हूं। अब टेन 60 की एक वैल्यू होती है जो कि दूसरे चार्ट में लिखी हुई थी, याद है, जो हमने डिग्री लिखी थी 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60। तो टेन 60 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3 होती है, √3, ठीक है। इसकी भी वैल्यू होती है हालांकि, जो कि 1.73 होती है। अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। पी क्या है, पी तो मुझे निकालना है, उसकी हाइट है कुतुब मीनार की। बेस क्या है, 50 है, 50 को यहां जाके मल्टीप्लाई करो, 50 √3 आ गई कुतुब मीनार की हाइट, ठीक है। कुतुब मीनार की हाइट ऐसे निकल गई। तो देख रहे हो दोनों चार्ट का यूज कर लिया, इसका भी और जो डिग्री वाला था। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। 50 √3 का अगर असली आंसर निकालना चाहो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.732 होता है इसकी वैल्यू। तो लगभग देखो 50 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना मतलब 80 के आसपास। अरे ये तो असली में आ गई। आपको बताऊं कुतुब मीनार की लगभग जो हाइट है वो 84-85 मीटर की है, तो ये भी 80 के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब अंदाजा जो हमने लगाया, हम उसके दोस्त बनने के लायक हैं। जो आदमी गया था, जो कुतुब मीनार देख रहा था, ठीक है। चलो इतना आपको समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रियल लाइफ का छोटा सा एग्जाम्पल है। इफ द हाइट ऑफ अ लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। चलो, तो उसने बताया है कि एक दीवार है, दीवार हमेशा सीधी होती है। अब सीढ़ी तो सीधी नहीं होती ना, कभी ऐसा चढ़ना भी मत, सीढ़ी को एकदम सीधा खड़ा कर दिया और उस पर चढ़ रहे हो। एक बार ऐसा हो गया था, मैं एक जगह कुछ काम कर रहा था, तो बच्चे ने क्या किया, मैंने उसको बोला था पकड़ के खड़ा हो, तो मैंने जब वो कहे बिल्कुल सर भरोसा रखो, मैं पकड़े हूँ। तो हुआ क्या, जब मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी सीढ़ी,
मतलब मैं पहले तो दीवार पे लगा हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं बिल्कुल सीधा, और बच्चा वो किसी काम में लग गया था, किसी दूसरे काम में। तो फिर मैंने उसको सुनाया, मैंने कहा देख मेरी जिंदगी से ज्यादा तेरे को इंपॉर्टेंट वो लग रहा है काम। तो ऐसे कभी मत करना आप। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो है ये दीवार है, ठीक है, और सीढ़ी हमेशा इस तरह से खड़ी होगी। तो यहां पर एक सीढ़ी खड़ी हुई है, दीवार से कुछ दूरी पर है, और ये एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा यहां पर एक और चीज दे रखी है 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या दे रखा है, देखो, इफ द हाइट ऑफ अ लैडर, सीढ़ी की जो लंबाई है वो दे रखी है। अब सीढ़ी की लंबाई मतलब ये लिखूं या ये लिखूं, ये लिखूंगा बिल्कुल, ठीक है ना, सीढ़ी तो ये है ना, तो इसका मतलब 10 मीटर यहां पे ये दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल। मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब सीढ़ी का जो, सीढ़ी के जो पैर हैं जहां पे सीढ़ी रखी हुई है, वहां से जो दीवार का बेस है वहां तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। ये भी निकाल के दिखा देता हूं जल्दी से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, एच हो गया, ये तो एच बोला जाता है ना, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, बेस होता है। तो एच और बी, एच और बी किस में आता है, कौन बताएगा, बी और एच, ये लो कॉस में आता है ना कॉस में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, कॉस 30, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बी बाय एच, ठीक है। तो बी बाय एच हो गया। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, याद ही नहीं, मुझे भी याद नहीं है, बताओ। कॉस 30 की वही वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती होगी। पहली लाइन तो मुझे याद है, पहली लाइन में क्या था, 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और उसके बाद 1 था, ठीक है। तो इसका मतलब √3/2 हो गया। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। क्लियर, ये लो, बेस मुझे निकालना है, हाइट मुझे दे रखी है 10, इसको इससे काट दो 5, और 5√3 हो गया बेस। तो इसका मतलब आप कितनी दूर खड़े हो, 5√3, मतलब लगभग 7-8 मीटर दूर खड़े हो। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। आप बस इतना याद रखना, थोड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये याद रखना, ये एंगल दिए होते हैं। अब देखो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, कुतुब मीनार में भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। डिप्रेशन वाले क्वेश्चन हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी ये क्लास, जिसमें मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मैं अगली क्लास आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यूज से हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।